हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सतवीर यादव आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास के अंदर बात करें, आज की हमारी जो क्लास है वो है संघ सरकार के बारे में। और संघ सरकार में जो कि ऑलरेडी हमारी क्लासेज के अंदर पहले भी बातें हो चुकी हैं, आज फिर से हम यहाँ पे चर्चा कर लें। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है राष्ट्रपति की शक्तियाँ। इससे पूर्ववर्ती क्लास में हमने राष्ट्रपति के बारे में जाना था कि राष्ट्रपति आर्टिकल 52 से लेकर के आर्टिकल 70 तक की जो हमारी बातें हुई थी राष्ट्रपति के संदर्भ में, उन सभी के बारे में हमने विस्तार से बातें कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे राष्ट्रपति की शक्तियों पे। बड़ा ही पावरफुल और इम्पोर्टेंट आज का सेशन रहने वाला है, तो विशेष रूप से आप इस पे ध्यान दीजिएगा। तो चलते हैं, लेट स्टार्ट आज का ये क्लास, राष्ट्रपति की शक्तियाँ। तो बात करें दोस्तों राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में, तो राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ होती है मूल रूप से दो प्रकार की होती हैं। राष्ट्रपति के पास में दो प्रकार की शक्तियाँ होती हैं। फर्स्ट इज, इसकी जो शक्ति होती है एक जनरल पावर होती है, सामान्यकालीन जो शक्तियाँ होती हैं, और एक जो इसकी इमरजेंसी पावर्स होती हैं। राष्ट्रपति के पास में दो प्रकार की शक्तियाँ हैं, सामान्यकालीन और आपातकालीन। अब यहाँ पे बात करें हम सामान्यकालीन जो शक्तियाँ होती हैं राष्ट्रपति के पास, इन सामान्यकालीन शक्तियों की चर्चा करें तो सामान्यकालीन जो शक्तियाँ होती हैं, सामान्यकालीन शक्तियाँ, राष्ट्रपति के पास में निहित जो सामान्यकालीन शक्तियां हैं, इनको अध्ययन की दृष्टि से हमने अलग अलग वर्गों में बांट दिया है। सबसे पहले हम बात करें तो राष्ट्रपति के पास एक शक्ति है जिसको हम कहते हैं कार्यपालिका शक्ति। बोले तो एग्जीक्यूटिव जो पावर्स होती है राष्ट्रपति के पास में, फर्स्ट इज एग्जीक्यूटिव पावर्स होती है। सेकंड, सामान्यकालीन शक्तियों में जो शक्ति होती है उसका नाम है विधायी शक्ति, लेजिस्लेटिव पावर्स होती है। नंबर थर्ड इज, राष्ट्रपति के पास में जो शक्ति होती है उसको हम कहते हैं न्यायिक शक्ति, जुडिशियल पावर्स होती है। नंबर फोर्थ इज, राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियों में जो शक्ति है उसे हम कहते हैं वित्तीय शक्ति, फाइनेंशियल पावर होती है। देन राष्ट्रपति के पास में एक सैन्य शक्ति होती है, मिलिट्री पावर्स होती है। इसके अलावा कुछ बची हुई शक्तियों को हम वेरिएट्स में बात करेंगे, विविध में बात करेंगे। तो सामान्यकालीन शक्तियों को हमने अलग अलग यहाँ पर वर्गों में बांट दिया है। एक बार फिर से मैं यहाँ पर आपको शो कर दूँ, कार्यपालिका शक्ति, विधायी शक्ति, न्यायिक शक्ति, वित्तीय शक्ति, सैन्य शक्ति और विविध शक्तियों के रूप में। देन राष्ट्रपति की जो इमरजेंसी पावर्स होती हैं, आपातकालीन जो शक्तियां होती हैं, इन आपातकालीन शक्तियों में अगर हम बात करें दोस्तों, तो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों में, राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियां हैं, इन आपातकालीन शक्तियों में राष्ट्रपति के पास में तीन प्रकार की शक्तियाँ होती हैं। इमरजेंसी पावर्स तीन टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट इज, राष्ट्रपति के पास होती है राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल जो इमरजेंसी होती है उस दौरान पावर्स दी जाती है। नंबर सेकंड इज राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट जो रूल्स होते हैं उस दौरान राष्ट्रपति की शक्तियां होती हैं। एंड देन वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी के दौरान कौन कौन सी पावर्स होती हैं उनके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो बात करूँ मैं यहाँ पे राष्ट्रपति की इन शक्तियों के बारे में, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर राष्ट्रपति की जो इमरजेंसी पावर्स होती हैं, राष्ट्रपति की इमरजेंसी पावर्स कौन कौन सी होती हैं। राष्ट्रपति में निहित तीन इमरजेंसी पावर्स हैं हमारी। राष्ट्रीय आपातकाल है, नेशनल इमरजेंसी होती है, देन सेकंड इज राष्ट्रपति शासन होता है, और नंबर थर्ड इज वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी। तीन शक्तियों में यहाँ पे आपातकालीन के रूप में बांटा गया है। जबकि टोटल अगर मैं बात करूँ तो टोटल जो शक्तियाँ होती है राष्ट्रपति के पास में, सामान्यकालीन और आपातकालीन दो वर्गों में इनको बांटा गया है। सामान्यकालीन के अंतर्गत विविध शक्तियां जो आ रही हैं, इनमें कार्यपालिका शक्ति है, विधायी शक्ति है, न्यायिक, वित्तीय, सैन्य और विविध। तो चलिए बात करते हैं वन बाय वन एक एक शक्ति के संदर्भ पे, और एक एक शक्ति के बारे में बात करें तो सबसे पहले राष्ट्रपति की आती है हमारे पास में शक्ति जिसका नाम है कार्यपालिका शक्ति। जो एग्जीक्यूटिव पावर्स है राष्ट्रपति की, उसके बारे में बात की जा रही है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बोला जा रहा है कि संघीय कार्यपालिका की जो समस्त जो शक्तियां होती हैं, सभी जो शक्तियां होंगी, इन सभी शक्तियां किस में निहित होती हैं? राष्ट्रपति में निहित। आर्टिकल 53 पे हमने बात की थी पूर्व में, और आर्टिकल 53 में हमने जाना था कि संघीय कार्यपालिका की सभी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं, और संघीय कार्यपालिका की सभी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होने के कारण ही देश का जो राष्ट्रपति है, ये देश के प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट इज देश का जो प्राइम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री है आर्टिकल 75 के तहत, मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, अटॉर्नी जनरल है, महान्यायवादी होता है,
नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की बात करें, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 148 की बात की जाए। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, याद रखिएगा यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की बात की जा रही है आर्टिकल 124 में, जबकि हाई कोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो हाई कोर्ट के बारे में संदर्भ में जो उल्लेख मिलता है भारतीय संविधान में वो आर्टिकल 214 में है। हाई कोर्ट का उल्लेख 214 में, सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख आर्टिकल 124 में है। तो यहाँ के जो भी न्यायाधीश होंगे, चाहे वह मुख्य न्यायाधीश हो या अन्य न्यायाधीश हो, राज्यों के कौन, राज्यपाल, गवर्नर ऑफ स्टेट्स। तो गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स की बात कर रहा है, आर्टिकल 153 के तहत ये उल्लेख किया जा रहा है। तो विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, संघीय कार्यपालिका की सभी शक्तियाँ किस में निहित है, राष्ट्रपति में निहित। और राष्ट्रपति में निहित होने के कारण देश का राष्ट्रपति, देश के प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश, राज्यों के कौन आ जाएंगे, राज्यपाल आ जाएंगे, राज्यों के राज्यपाल हो गए, साथ ही संघ शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल। अब उपराज्यपाल जो होता है वो दिल्ली में, पौंडीचेरी में, अंडमान, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में होता है। वहीं बात करूं मैं प्रशासक के बारे में, एडमिनिस्ट्रेटर की बात करें, दमन दीव, दादर नगर हवेली और लक्षद्वीप, इन दोनों में जो होगा वो प्रशासक के रूप में जाना जाता है। जबकि चंडीगढ़ में जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसे आयुक्त के रूप में जाना जाता है चंडीगढ़ में। और इन सभी का जो उल्लेख है आर्टिकल 239 में किया गया है। आर्टिकल 239 में यहाँ पर संघ शासित प्रदेशों के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनके बारे में उल्लेख मिलता है। तो इन सभी की बात की जा रही है, राज्यों के राज्यपालों की बात की जा रही है, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद की बात की जा रही है, महान्यायवादी, नियंत्रक महालेखा परीक्षक की बात कर रहा है। विश्वविद्यालय के कौन होंगे, कुलपति, याद रखिएगा विश्वविद्यालय के कुलपति होंगे, वाइस चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटीज होंगी। साथ ही यहाँ पर मैंने एक वर्ड और आपके सामने लिखा है, विविध आयोग, वेरियस जो कमीशंस होंगे उनकी बात कर रहे हैं, जिनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, निर्वाचन आयोग हो, पिछड़ा वर्ग आयोग हो, सूचना आयोग, ठीक है ना, नीति आयोग, जो भी आयोग होते हैं इन सभी आयोगों के जो अध्यक्ष होंगे, इन अध्यक्षों की राष्ट्रपति क्या करेगा, नियुक्ति करता है, अपॉइंटमेंट करता है, इनको अपॉइंटेड करता है। अपॉइंट करने का काम किसका होगा, राष्ट्रपति का। विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, क्या करेगा भाई, नियुक्ति करता है। तो नियुक्त करने का जो काम है, अपॉइंट करने का जो कार्य है, नियुक्त कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। किस किस को कर रहा है, देश के राष्ट्रपति को, देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो है वो देश के प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्यों के राज्यपाल, यूटीज के प्रशासक होंगे, ठीक है, महान्यायवादी कैग होगा, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के न्यायाधीश होंगे। साथ ही जो भी आयोग हैं, चाहे वित्त आयोग है, चाहे निर्वाचन आयोग है, यूपीएससी है, जेपीएससी है, ठीक है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग आयोग है, अल्पसंख्यक आयोग है, इन सभी के अध्यक्षों की जो नियुक्ति है, ये नियुक्ति करने का कार्य किसका होगा, राष्ट्रपति का। और ये राष्ट्रपति की कैसी शक्ति है, कार्यपालिका शक्ति होगी। तो वन वर्ड में याद रखिएगा, नियुक्ति कौन कर रहा है, राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहीं पर, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, केंद्र सरकार के कार्य का संचालन, केंद्र सरकार के कार्य का संचालन, समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से ही होती है। केंद्र सरकार के कार्य का संचालन हो या फिर समस्त कार्यपालिका जो कार्रवाई होंगी, ये सारी की सारी राष्ट्रपति के नाम से ही होंगी। और इस बात का जिक्र आर्टिकल 77 में किया जा रहा है। वहीं पे बात करूं तो राष्ट्रपति रूल ऑफ बिजनेस बनाएगा। रूल ऑफ बिजनेस भी कौन बनाता है, राष्ट्रपति। और इस बात का उल्लेख आर्टिकल 77 के ही क्लॉज 3 में किया जा रहा है। वहीं पे राष्ट्रपति क्या कर रहा है, प्रधानमंत्री से, इंपॉर्टेंट लाइन रहेगी, प्रधानमंत्री से प्रशासनिक व विधान यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव जो संबंधी जानकारी है, ये जानकारी भी प्राप्त करता है आर्टिकल 78 के तहत। विशेष रूप से ध्यान रखिएगा आर्टिकल 78 को। और आर्टिकल 78 के अंतर्गत राष्ट्रपति क्या कर रहा है, प्रधानमंत्री से प्रशासनिक और विधान संबंधी जानकारी मांगता है। और यहाँ पर प्रधानमंत्री का क्या होगा, प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा, विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति द्वारा मांगे जाने पर प्रशासनिक व विधान संबंधी जानकारी दे। ठीक है ना, प्रशासनिक व
विधान संबंधी जो भी जानकारी है वो देगा। तो प्रधानमंत्री के कर्तव्य के बारे में अगर प्रश्न आ जाए कि प्रधानमंत्री कर्तव्यों का जो उल्लेख है वो हो जाएगा आर्टिकल 78 में। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी की सारी राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां होंगी। देन आगे बढ़े, हम बात करते हैं राष्ट्रपति की नेक्स्ट शक्ति। राष्ट्रपति की नेक्स्ट शक्ति आती है यहाँ पर, उसे हम कहते हैं राष्ट्रपति की विधायी शक्ति। लेजिस्लेटिव जो पावर्स हैं राष्ट्रपति की, उनके बारे में बात की जा रही है। अब यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स हमें ध्यान रखने होंगे, बड़े ही काम के रहेंगे। सबसे पहले मैं बात करूँ आर्टिकल 85 के बारे में। तो आर्टिकल 85 में बोला जा रहा है कि संसद सत्र की बात कर रहा है, सेशन की बात की जा रही है। सेशन के बारे में हम पहले जान लेते हैं। दो चीज़ें होती हैं, एक होता है सत्र होता है, एक होता है बैठक। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सत्र व बैठक। बात करें हम सत्र, तो सत्र जो होता है, सेशन जो होता है, ये सेशन होगा वो लंबे समय के लिए होता है। संसद की ऐसी कार्रवाई जो लंबे समय तक चलती है वो सत्र कहलाती है। जो दैनिक आधार पर चलती है, अल्प समय जो चलती है वो बैठक। दो बातें हो गई, सत्र और बैठक। लंबे समय जो चलेगा वो सत्र होगा, अल्प समय जो चल रहा है वो क्या है, बैठक होती है। अल्प समय के लिए बैठक होगी। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखना, अच्छे से हमें जान लेना होगा कि सत्र का जो प्रारंभ और अवसान है, सेशन को स्टार्ट और एंड करना है, तो वो कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। सेशन का प्रारंभ और अवसान राष्ट्रपति करता है। लेकिन यहाँ पे जो वर्ड है बैठक, याद रखिएगा, बैठक की अगर मैं बात करूं तो बैठक का जो प्रारंभ और अवसान है, बैठक का प्रारंभ होगा और बैठक का जो स्थगन होता है ये राष्ट्रपति नहीं करता। विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, बैठक का प्रारंभ और स्थगन राष्ट्रपति नहीं करता। बैठक का स्थगन और प्रारंभ जो करेगा वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। बैठक का प्रारंभ व स्थगन लोकसभा अध्यक्ष करता है, जबकि सत्र का प्रारंभ व अवसान राष्ट्रपति करता है। कौन करेगा दोस्तों, राष्ट्रपति करता है। सत्र का प्रारंभ और अवसान राष्ट्रपति करेगा, सत्र का प्रारंभ और अवसान राष्ट्रपति करेगा। ओके, साथ ही हमें जान लेना होगा, भारतीय संविधान में साफ शब्दों में इस वर्ड को कहा जा रहा है कि संसद के वर्ष में जो सत्र हैं, ये सत्र कम से कम 2 होने अनिवार्य होते हैं। सत्र कितने होने, 2 होने अनिवार्य है। और 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं हो सकता। सामान्यतः जो अधिवेशन है वो 3 होते हैं, जिसमें एक आता है बजट सत्र, बजट सेशन होता है, एक होता है मानसून सत्र, और एक आता है शीतकालीन सत्र। तो सत्र 2 नहीं बल्कि कितने हैं, 3 होते हैं। पहला बजट सत्र है, मानसून सत्र है और शीतकालीन सत्र। तो आमतौर पर सत्र होते हैं 3। कम से कम कितने होने चाहिए, 2 अधिवेशन यहाँ पे होने जरूरी है, 2 सत्र होने अनिवार्य हैं और 2 के बीच में 6 माह से अधिक अंतराल नहीं हो सकता। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे साफ शब्दों में बोला जा रहा है कि सत्र का प्रारंभ व अवसान कौन करेगा, राष्ट्रपति करता है। वहीं आर्टिकल 86 में संसद को क्या भेजेगा, मैसेज भेजेगा और अभिभाषण, स्पीच का अधिकार भी राष्ट्रपति का ही होता है। संसद को संदेश और अभिभाषण करने का अधिकार राष्ट्रपति का है। सत्र का प्रारंभ और अवसान राष्ट्रपति करता है। वहीं पर नए चुनाव के बाद और प्रत्येक वर्ष के प्रथम अधिवेशन का संबोधन की बात करें तो संबोधन आर्टिकल 87 के तहत ये कार्य भी कौन करेगा, राष्ट्रपति। 3 आर्टिकल्स एक साथ में ध्यान में रखिएगा। आर्टिकल 85 संसद सत्र का प्रारंभ और अवसान करता है। 86 संसद को संदेश और अभिभाषण करता है। 87 नए चुनाव के बाद और प्रत्येक वर्ष के प्रथम अधिवेशन का संबोधन भी राष्ट्रपति ही करता है। चलिए आगे बढ़े हैं, तो ध्यान दीजिएगा आर्टिकल 80 को हमें ध्यान में रखना होगा। अनुच्छेद 80 में बोला जा रहा है कि राज्यसभा में साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा, विशेष रूप से ध्यान देना, लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विस, 4 पॉइंटर्स पे मैंने बात की है आपसे। साहित्य, विज्ञान, कला व समाज सेवा। राज्यसभा की कहानी पे बात कर रहे हैं। राज्यसभा में साहित्य, विज्ञान, कला व समाज सेवा क्षेत्र के टोटल 12 सदस्य नॉमिनेट करने की जिम्मेदारी भी किसकी है, राष्ट्रपति की ही होती है। तो राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है। वहीं आर्टिकल 331 के तहत लोकसभा में
2 आंग्ल भारतीय एंग्लो इंडियन सदस्य भी क्या करता है, मनोनीत। लोकसभा में 2 मनोनीत करता है, लेकिन अब नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यह व्यवस्था 2020 से क्या हो चुकी है, निष्प्रभावी हो चुकी है। इसके लिए 104वां संविधान संशोधन 2019 आ चुका है, जिसके तहत अगर मैं बात करूं तो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट आया था 2019 में, जिसके तहत आंग्ल भारतीय कॉन्सेप्ट समाप्त हो चुका है। आर्टिकल 331 और आर्टिकल 333 दोनों ही निष्प्रभावी हो चुके हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो ये बात हमें अच्छे से ध्यान में रखनी होगी। आर्टिकल 80 राज्यसभा, आर्टिकल 331 लोकसभा सदस्यों को मनोनीत राष्ट्रपति करता है। वहीं आर्टिकल 103 में बोला जा रहा है कि संसद सदस्यों की योग्यता, क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स, इसका भी निर्धारण कौन करेगा, राष्ट्रपति। आर्टिकल 102 में अयोग्यता की बात कर रहा है, ओके ना, अयोग्यता की बात करेगा 102 में, और 103 में बात कर रहा है योग्यता के संदर्भ पे कि क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स का निर्धारण भी राष्ट्रपति ही करता है। वहीं हम बात करें नेक्स्ट आर्टिकल 108 और आर्टिकल 108 में बोला जा रहा है कि कोई बिल है, बिल कैसा है, मनी बिल और अमेंडमेंट बिल को छोड़ करके, दोनों प्रकारों को छोड़ करके, मनी बिल और अमेंडमेंट बिल को छोड़ने के बाद में कोई भी अगर विधेयक है तो विधेयक कैसा बच गया, जनरल बिल बच गया, साधारण विधेयक बच गया, और साथ में बच गया कौन सा, फाइनेंशियल बिल। फाइनेंस बिल हो या फिर साधारण विधेयक हो, इन दोनों की स्थिति में यदि संसद पर किसी विधेयक को लेकर के क्या हो जाए, टकराव, विधेयक को लेकर के टकराव की स्थिति हो जाए, तो राष्ट्रपति संसद की क्या बुलाएगा, संयुक्त बैठक बुलाता है, जॉइंट मीटिंग बुलाता है। टकराव होने की स्थिति में याद रखना, जैसे कोई टकराव होगा, एक्सीडेंट होगा, एक्सीडेंट होने पर एम्बुलेंस को कॉल करते हैं 108, वैसे ही 108 में विधेयक को लेकर के टकराव हो रहा है, तो ऐसे में क्या आएगी, एम्बुलेंस, यहाँ पे क्या आएगी, जॉइंट मीटिंग आएगी, संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, जो बुलाई गई बैठक है, संयुक्त बैठक बुलाएगा राष्ट्रपति, लेकिन बुलाई गई बैठक की जो अध्यक्षता है, यह अध्यक्षता कौन करेगा, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ठीक है ना, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। इस बात को जरूर ध्यान में रखिएगा, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। लोकसभा का जो स्पीकर है, लोकसभा का जो अध्यक्ष है, वो इसकी क्या करता है, अध्यक्षता करता है। याद रखिएगा, अब तक टोटल 3 बार संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जा चुकी है। फर्स्ट थिंग, सबसे पहले बुलाई गई थी 6 मई 1961 को, दहेज निवारक अधिनियम है, डॉरी प्रिवेंशन एक्ट लाया गया था 1961 में, उसके संदर्भ पे बुलाई गई थी प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के कार्यकाल में। सेकंड जो बुलाई गई थी 16 मई 1978 में, बैंकिंग सेवा अधिनियम है, बैंकिंग सर्विसेज एक्ट लाया गया था, ये मोरारजी देसाई जी के कार्यकाल में। और नंबर 3 26 मार्च 2002 को आतंकवाद निरोधक अधिनियम पोटा जो एक्ट लाया गया था अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में। तो अब तक टोटल दोस्तों 3 बार बुलाई जा चुकी है, 6, 16, 26, 6 मई 1961, 16 मई 1978 और 26 मार्च 2002 को। नेक्स्ट आगे बढ़िएगा, आर्टिकल 110 में बात करें तो आर्टिकल 110 में बोला जा रहा है कि धन विधेयक जो मनी बिल है, ये राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से लाया जाता है, प्रीवियर अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से आएगा। यानी धन विधेयक लाए जाने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति अनिवार्य है। कोई विधेयक धन विधेयक होगा या नहीं होगा, इस बात का निर्धारण करता है लोकसभा का अध्यक्ष। मनी बिल का जो निर्धारण है, निर्धारण करता है लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष इसका निर्धारण करेगा धन विधेयक का। धन विधेयक लाए जाने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति अनिवार्य है, तो लाया जाएगा राष्ट्रपति की अनुमति से। विधेयक मनी बिल है या नहीं है, इसका निर्धारण करेगा लोकसभा का अध्यक्ष। तो धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही क्या होता है, लाया जाता है। वहीं आर्टिकल 111 में राष्ट्रपति विधेयकों को क्या दे सकता है, स्वीकृति और अस्वीकृति या सब्टेंशन एंड रिजेक्शन की बात कर रहा है, एक्सेप्टेंशन और रिजेक्शन की बात कर रहा है। तो स्वीकृति भी दे सकता है और रिजेक्शन भी कर सकता है किसी भी विधेयक का। और इस क्रम में राष्ट्रपति के पास में एक पावर होती है, दैट्स कॉल्ड वीटो पावर। क्या बोलते हैं, वीटो पावर कहते हैं, जो कि टोटल 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकारों में बात करें तो सबसे पहला जो प्रकार आता है उसे बोला जाता है आत्यांतिक या पूर्ण वीटो, एब्सोल्यूट वीटो की बात कर रहा है। और इसका मतलब होता है कि विधेयक पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर ना करे। राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने से क्या कर सकता है, मना कर सकता है। और विशेष बात ध्यान रखिएगा, इस वीटो का जो प्रयोग है 2 प्रकार के मामलों पर होता है
नंबर 1 गैर सरकारी जो सदस्य हैं, नॉन ऑफिशियल जो मेंबर्स हैं, उनके द्वारा लाए गया प्रस्तुत विधेयकों के संदर्भ पे। और नंबर 2 जो यहाँ पे सरकारी जो विधेयक हैं उनके संबंध में जो मंत्रिमंडल है, कैबिनेट यदि क्या कर दे, त्यागपत्र दे देता है, तो इस वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति कर सकता है। 2 स्थितियों में करता है, ठीक है ना। हस्ताक्षर करने से मना करता है यदि मंत्रिमंडल पदों से त्यागपत्र दे दे, या फिर गैर सरकारी सदस्यों के द्वारा कोई भी विधेयक प्रस्तुत किया जाए तो ये वीटो पावर राष्ट्रपति प्रयोग कर सकता है। अब तक की बात करें तो इस शक्ति का 2 बार प्रयोग हो चुका है। सबसे पहले हुआ था 1944 में, 1954 के अंदर हो रहा है। 1954 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा इसका प्रयोग किया जा रहा है। पेप्सू राज्य विनियोग विधेयक है, पेप्सू राज्य की बात कर रहा है, पेप्सू स्टेट अप्रोप्रिएशन बिल जो लाया गया था उसके संदर्भ पे राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा इसका प्रयोग किया जा रहा है। देन सेकेंड इज 1991 के अंदर राष्ट्रपति रामास्वामी वेंकटरमन जी के द्वारा संसद सदस्य वेतन भत्ते जो विधेयक है, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट सैलरी अलाउंस बिल जो लाया गया था उसके संदर्भ में इसका प्रयोग किया जा चुका है। तो आत्यंतिक वीटो का अब तक प्रयोग हो चुका है कितनी बार? 2 बार दोस्तों। वापस से सुन लीजिए ध्यान से, आत्यंतिक वीटो की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। एब्सोल्युटली जो वीटो है उसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। अब तक इसका प्रयोग 2 बार हो चुका है। नेक्स्ट अगर बात करें, सेकंड इज निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो जो होती है, सस्पेंसरी जो वीटो होता है, इसके अंतर्गत होता क्या है कि संसद द्वारा पारित किसी भी विधेयक को क्या किया जा सकता है? पुनर्विचार के लिए लौटाया जा सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाया जा सकता, बिकॉज धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से लाया जाता है। इसलिए ऐसे में इस पर दोबारा से पुनर्विचार करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन यदि संसद से वह विधेयक संशोधन सहित, ध्यान दीजिएगा, संशोधन सहित हो या फिर संशोधन रहित, यदि पुनः राष्ट्रपति के पास में भेजा जाता है, बहुत ही अच्छी बात यहाँ पे कह दी जा रही है। अब निलंबनकारी वीटो के तहत कोई भी विधेयक है, लोकसभा से पास हुआ, राज्यसभा के पास में पहुंचा, लोकसभा राज्यसभा दोनों पारित करके राष्ट्रपति के पास में भिजवा देते हैं। जैसे राष्ट्रपति के पास में जाएगा, राष्ट्रपति के पास में 3 पावर आ गई, वीटो शक्ति आ गई, जिसमें सबसे पहले हस्ताक्षर करने से मना करेगा। नंबर 2 थिंग, निलंबनकारी वीटो का प्रयोग करेगा, पुनर्विचार के लिए लौटा देगा। अब पुनर्विचार के लिए जो लौटाएगा तो वहां पे संसद की पावर है। जिस सदन से विधेयक आया है उसे लग रहा है कि मुझे इसमें संशोधन करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहां पर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, संशोधन सहित या संशोधन के बिना पुनः राष्ट्रपति के पास यदि भेज दिया जाता है तो ऐसे में राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए क्या हो जाएगा? बाध्यकारी होगा। और राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करने के लिए बाध्यकारी किया गया है। यहाँ पर संविधान संशोधन आ रहा है, 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत राष्ट्रपति यहाँ पर बाध्यकारी होगा। चलिए आगे बढ़े, बात करें यहाँ पे 24वें संविधान संशोधन 1971 के बारे में। 24वें संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति को संविधान संशोधन विधेयकों पर स्वीकृति देने के लिए क्या कर दिया गया? बाध्यकारी किया गया है कि संविधान संशोधन विधेयकों पर भी राष्ट्रपति क्या करेगा? यहाँ पर स्वीकृति देगा ही देगा। साथ ही ध्यान में रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे आर्टिकल रहेगा, आर्टिकल 201, जिसके तहत राष्ट्रपति चाहे तो राज्य विधेयकों के संबंध में भी क्या कर सकता है? वीटो का प्रयोग कर सकता है। क्योंकि आर्टिकल 200 की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो आर्टिकल 200 में राज्यपाल को ये शक्ति होती है कि राज्य का कोई विधेयक यदि राज्यपाल को प्रतीत होता है कि इसे मैं राष्ट्रपति के लिए क्या करूं, राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख लूं, ठीक है ना, तो ऐसे में राज्यपाल उसे सुरक्षित रख सकता है और उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेज देगा। और राष्ट्रपति आर्टिकल 201 के तहत उस विधेयक के ऊपर चाहे तो वीटो प्रयोग कर सकता है या फिर उसे सहमति या स्वीकृति दे सकता है। नेक्स्ट आगे बढ़े, नंबर 3 जो शक्ति होती है वीटो पावर में, वो होती है पॉकेट वीटो। और पॉकेट वीटो में राष्ट्रपति ना तो उस पर अनुमति देता है, ना ही उसके लिए मना करता है, ना ही उसे लौटाता है, अनिश्चित काल के लिए उसे क्या कर देता है? बस लंबित कर देता है। क्योंकि संविधान में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है और ना ही समय सीमा निर्धारित है कि राष्ट्रपति उस पर कब हस्ताक्षर करेगा, ठीक है। तो ऐसे में इस शक्ति के तहत राष्ट्रपति सीधा सीधा याद रखिए पॉकेट वीटो है, उसे अपनी जेब में रख लेगा, पॉकेट में रख लेगा। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो पूछेगा उससे कि ये कब इस पर हस्ताक्षर कर रहा है। जेबी वीटो का जो प्रयोग है 1986 में हुआ था, एक बार प्रयोग हुआ है आज तक इतिहास में। डाक संशोधन विधेयक लाया गया था, पोस्टल अमेंडमेंट बिल लाया गया था और ये लाया गया था राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह द्वारा। तो राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह द्वारा डाक संशोधन विधेयक पर अब तक जेबी वीटो का प्रयोग एक बार किया जा चुका है।
जबकि आत्यांतिक वीटो का प्रयोग 2 बार हो चुका है, ठीक है। जबकि यहाँ पर जेबी वीटो का जो प्रयोग है केवल कितनी बार हो रहा है दोस्तों, 1 बार किया गया है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े हैं। तो आर्टिकल आता है आर्टिकल 123 और आर्टिकल 123 क्या कहता है। आर्टिकल 123 में बोला जा रहा है कि संसद सत्र में ना होने पर और देश को महत्वपूर्ण यदि कानून की आवश्यकता हो तो ऐसे में राष्ट्रपति एक ऑर्डिनेंस यहां पर जारी करता है, ऑर्डिनेंस लेकर के आएगा। ऑर्डिनेंस में क्या किया जाएगा, ये ऑर्डिनेंस जो लाया जाएगा यानी कि अस्थायी जो कानून लाया जाएगा। ऑर्डिनेंस का मतलब हो गया अस्थायी कानून। ये जो अस्थायी जो कानून है, ये अस्थायी कानून कितने माह के लिए लाया जाएगा, 6 माह के लिए लाया जाता है। कितने माह के लिए, 6 माह के लिए। और जबकि अभी हमने जाना है इस बारे में कि संसद के 2 सत्र जो होंगे, 2 सेशन जो होंगे, उनके बीच में 6 माह से अधिक अंतराल नहीं हो सकता, यानी कि एंड संसद सत्र में आ जाएगी। संसद सत्र में नहीं है तो ऐसे में ऑर्डिनेंस लाया जा रहा है। अब संसद सत्र में आ जाएगी तो इस अवधि के दौरान संसद सत्र में आ जाने और आगामी कितने सप्ताह में, 6 सप्ताह में यदि वो अध्यादेश का क्या कर दे, अनुमोदन कर ले, तो ऐसे में यह अस्थायी कानून कैसा बन जाएगा दोस्तों, स्थायी कानून बन जाता है। अस्थायी कानून कैसा होगा, स्थायी कानून बन जाता है। राष्ट्रपति यहाँ पे ध्यान दे लेना, केवल उन्हीं विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है जिन पर कानून बनाने की शक्ति किसको है, संसद को। ऐसा कोई भी नया कानून नहीं बना सकता राष्ट्रपति जो कि संसद की सीमाओं से बाहर हो। जो शक्ति संसद के पास में होगी उन्हीं पर बनाएगा। और अध्यादेश की जो शक्ति है 1935 के शासन अधिनियम से ली जा रही है भारतीय संविधान में, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। राष्ट्रपति की 2 शक्तियों पर हमने बात की है। फर्स्ट इज राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति एंड सेकंड इज राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ। कार्यपालिका शक्ति में देश के प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, राज्यों के राज्यपाल होंगे, विश्वविद्यालय के कुलपति होंगे, प्रशासक होंगे, ठीक है, विविध आयोगों के अध्यक्ष होंगे। इन सभी की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है। वहीं विधायी शक्तियों में हमने यहाँ पर जाना है आर्टिकल 85 संसद सत्र का प्रारंभ और अवसान करता है। 86 में साफ शब्दों में बोला जा रहा है संसद को क्या करेगा, संदेश भेजने का काम करेगा, अभिभाषण करने का कार्य करेगा। 87 के अंतर्गत नए सेशन के प्रारंभ में, ठीक है ना, नए सत्र के प्रारंभ में जो भी नए चुनाव हो रहे हैं, प्रथम वर्ष के प्रथम अधिवेशन को यहाँ पर संबोधन करने का कार्य भी किसका होगा, राष्ट्रपति का ही होता है। आर्टिकल 102 में अयोग्यता और आर्टिकल 103 में योग्यताओं का निर्धारण राष्ट्रपति करता है। आर्टिकल 108 में संयुक्त बैठक बुलाता है जिसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। आर्टिकल 110 में धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से आता है। 111 में वीटो पावर का प्रयोग करेगा जो 3 प्रकार की होगी, आत्यांतिक, निलंबनकारी और जेबी वीटो की बात कर रहा है। वहीं आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति रखता है, ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास के अंदर हमने बात की है 2 बातों पे, विधायी और कार्यपालिका शक्तियों के बारे में। फिर मुलाकात करते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर और जानते हैं राष्ट्रपति की अन्य शक्तियों के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार।